आज हम गुफ्तगू करते हैं अपने मेहमान जनाब सैयद अतीकुल हसन साहब से। अस्सलाम वालेकुम अतीकुल हसन साहब। वालेकुम अस्सलाम अख्तर अली मुगल साहब और तमाम नाज़रीन 72 न्यूज़ चैनल के। अतीक साहब, आपने सुना होगा कि जिस तरह से आज हम गुफ्तगू करेंगे कोटा सिस्टम के बारे में, और आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि ये कोटा सिस्टम क्या है, ये कब और क्यों नाफिज किया गया, इसका क्या मकसद था, और ये भी कि इसकी आईनी हैसियत क्या है। मैं चाहूंगा कि आप एक तफसीली जायजा पेश करें हमारे नाज़रीन के लिए, ताकि सब इससे जान सकें और सब इससे बहरावर हों कि ये क्या है। जनाब अतीकुल हसन साहब। जी, बहुत शुक्रिया अख्तर मुगल साहब। इससे पहले कि मैं आपके एग्जैक्टली सवाल का जवाब दूं, बहुत सारे कमेंट्स जब ये शो का एडवर्टाइज हुआ 72 न्यूज़ चैनल पे, तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किए, कुछ कमेंट्स किए, तो मैं उनको भी शामिल कर लेता हूं उनमें, और उनको भी मैं जवाब ये मेरा उनके लिए भी होगा। खास तौर पे एक कॉमन क्वेश्चन जब किया जाता है, जबकि आप कोटा सिस्टम पे बात करें, तो क्योंकि कोटा सिस्टम जो इशू है वो रेज कर रही है एक महाजिर तबका जो सिंध में शहरों में आबाद है, तो अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जी ये महाजिर क्यों बने हुए हैं, ये अपने आप को महाजिर क्यों कहते हैं, ये सिंधी क्यों नहीं कहते। और फिर बात ये होती है कि जब सब पाकिस्तानी हैं तो फिर लोग अपने आप को सिंधी, बलोची, पठान और पंजाबी जब कहते हैं, तो महाजिरों का तो कोई सूबा में नहीं है, वो तो पाकिस्तान में आए थे, तो वो फिर अपने आप को महाजिर, अपनी शनाख्त महाजिर से करते हैं। और जब महाजिर से शनाख्त करते हैं तो उनकी शनाख्त बेसिकली पाकिस्तान से शुरू होती है, क्योंकि वो पाकिस्तान हिजरत करके आए थे उन इलाकों से जो कि पाकिस्तान में नहीं आए, लेकिन पाकिस्तान की जिद्दोजहद में वो शामिल रहे। अच्छा, एक तो ये बात थी। अब मैं आता हूँ, आपने जो सवाल किया, फिर ये काउंटर किया था जब कोटा सिस्टम पे बात करें कि जी कोटा सिस्टम तो लियाकत अली खान ने नाफिज किया था, और उनका कहने का मकसद ये होता है कि लियाकत अली खान तो खुद महाजिर थे, हिजरत करके आए थे और उन्होंने नाफिज किया था, तो इसमें हमारा क्या कसूर है, ये तो आपके ही जो लीडर थे पहले वजीर आजम, उनका नाफिज किया हुआ था। तो मैं ये आज क्लियर करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं तारीख के सियाक व सबाक में जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि जी बिल्कुल लियाकत अली खान ने 1948 में कोटा सिस्टम नाफिज किया था, और वो कोटा सिस्टम जो था वो आज का कोटा सिस्टम या कोटा सिस्टम जो 1970 में जनरल याया खान ने एज ए चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर एक नोटिफिकेशन के जरिए नाफिज किया, और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसको मजीद आगे बढ़ाया 10 साल के लिए। जब वो पहले सिविल चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, और फिर जब एक बाकायदा 1973 में असेंबली के थ्रू उसको 10 साल के लिए नाफिज किया, तो वो कोटा सिस्टम जो भुट्टो साहब का नाफिज किया हुआ है, वो उसका मकसद कुछ और था, उसके जो कंपोजिशन थी कोटा सिस्टम की वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसको जो वजूहात हैं वो मुख्तलिफ हैं, और आज जो ये पिछले 40-50 साल से जो कोटा सिस्टम है, ये वो 1948 वाला लियाकत अली खान का कोटा सिस्टम नहीं है। नाम बेशक आप वही नाम सिर्फ सेम है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो कि लियाकत अली खान ने जो 1948 में कोटा सिस्टम नाफिज किया था, उसकी वजूहात क्या थी। एक तो बात यह है कि पाकिस्तान नया नया बना था, पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान पर शामिल था, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो थी वो 56% से ज़्यादा थी, 56.75% थी, और वेस्ट पाकिस्तान की जो परसेंटेज, बाकी वेस्ट पाकिस्तान था। तो उसके बाद मुख्तलिफ यहाँ पर जो सूबे थे और कुछ रियासतें थी, जिसमें खैरपुर रियासत थी जो सिंध में थी, जो आजकल सिंध खैरपुर रियासत थी। उमरकोट एक रियासत थी जो पहले, और उसके बाद में ये सिंध में आ गई थी, ये पंजाब में भावलपुर था। तो जो कोटा सिस्टम लियाकत अली खान का था, उसमें सिविल सर्विसेज में, ये बात आप याद रखिए कि पाकिस्तान में जब गवर्नमेंट कायम हुई, ब्यूरोक्रेसी कायम हुई, तो वहां जरूरत थी कि सिविल सर्विसेज में अप्रोप्रिएट पढ़े लिखे लोगों को लाया जाए, जो पहले पार्टीशन से पहले सिविल सर्विसेज में काम कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट थी, जो ब्यूरोक्रेसी थी, उसको खड़ा करना था। तो इसके लिए एक कोटा सिस्टम रखा गया कि हम उन ऑफिसर्स को
इसमें शामिल करें गवर्नमेंट बनाने में जिनके पास तजर्बा है, जो ब्रिटिश इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले जो इंडिया था उसमें ऑलरेडी वो ब्यूरोक्रेसी में काम कर रहे थे। तो उनका कोटा सिस्टम था। ईस्ट बंगाल को 42% दिया गया था जबकि उनकी पॉपुलेशन 56% थी। वेस्ट पंजाब को जो है 24% दिया गया था जबकि उनकी पॉपुलेशन 28% थी। और फिर सिंध, बलोचिस्तान, NWFP जो आज KP के है, और खैरपुर उस वक्त अलग था, उसको 17% कोटा दिया गया था। और बाकी जो माइग्रेंट्स आ रहे थे हिंदुस्तान से, जिनको लाया जा रहा था, फॉर एग्जांपल मेरे दादा थे पुलिस में, उनको भी ऑफर थी, वो पाकिस्तान आ गए। तो क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट बनानी थी, यहाँ पर जुडिशरी सिस्टम बनाना था, यहाँ पुलिस सिस्टम बनाना था, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाना था, और वेस्ट पाकिस्तान में इतने लोग नहीं थे। तो ये सारे लोग वॉलंटरी तौर पे अपने आप को इन्होंने पाकिस्तान में शामिल किया, और ये ब्यूरोक्रेट जो हिंदुस्तान में थे वो आए और उनका 15% कोटा रखा गया। और वो सिर्फ सिंध में नहीं थे, वो पूरे पाकिस्तान में, जिसमें पंजाब में ज्यादा थे, वो 15% थे। और कराची क्योंकि कैपिटल था, फेडरल था, उसका 2% था। ये टोटल 100% हो गया। ये 1948 में लियाकत अली खान ने नाफिज किया। और जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ सिविल सर्विसेज जो CSPs ऑफिसर कहलाते थे उनके लिए, ये सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट के लिए कोटा सिस्टम रखा गया था, ताकि गवर्नमेंट में काबिल लोग आए और गवर्नमेंट, पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट थी, खड़ी की जा सके। हिंदुस्तान को ये प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि वहां तो ऑलरेडी गवर्नमेंट सेटअप था। पाकिस्तान एक नया कंट्री बना था, यहाँ पर दारुल खिलाफा नया बना था, यहाँ सेक्रेटरीट नया बना था, यहाँ पर गवर्नमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट नया बना था, जुडिशरी नहीं बनी थी, तो वहां पर प्रॉपर लोग चाहिए थे। हर चीज मिली थी यहाँ पर, बिल्कुल जी। अच्छा, उसके बाद लियाकत अली खान ने ही सिर्फ एक साल में जो गवर्नमेंट खड़ी हो गई, अपॉइंटमेंट हो गए, फिर लियाकत अली खान ने ही ये कोटा सिस्टम रिन्यू किया 1949 में, उसकी बात नहीं करते। और उसमें फिर उन्होंने खुद जो 15% महाजरीन का जो कोटा था, और मैं बता दूं कि इसका सिंध से खाली ताल्लुक नहीं था, ये पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है इस वक्त। पूरे पाकिस्तान में वो महाजरीन ज्यादा ईस्ट पंजाब से वेस्ट पंजाब में आए थे, और फिर सिंध के शहरों में आए थे, हैदराबाद, कराची और सक्खर में आए थे, ये उनकी बात हो रही है। तो फिर 1949 में लियाकत अली खान ने ही कोटा सिस्टम को रिवाइज किया, और ईस्ट बंगाल का 40%, पंजाब और भावलपुर का 23%, मेरिट 20% कर दी गई, और जो महाजरीन का कोटा था 15% वो खत्म कर दिया गया। और सिंध, बलूचिस्तान, NWFP और ट्राइबल एजेंसीज को 15% दिया गया, और कराची क्योंकि कैपिटल था उस वक्त भी, उसको 2% दिया गया। तो ये लियाकत अली खान ने एक साल के लिए नाफिज किया, उसके बाद में उसको रिवाइज कर दिया, और वो महाजरीन का कोटा वो भी खत्म कर दिया। तो किस बात की बात करते हैं कि लियाकत अली खान ने शुरू किया था? आप सिर्फ नाम देते हैं कि कोटा सिस्टम और वो कोटा सिस्टम, तो उसको लियाकत अली खान को ये एक धोखा देने के मुतरादिफ है ये चीज। उसके बाद में ये कोटा सिस्टम अयूब खान ने भी इसको कंटिन्यू किया, और उसके बाद में अयूब खान की गवर्नमेंट चलती रही, इसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया अयूब खान ने ये। लेकिन एक दफा मैं फिर बताता हूँ नाजरीन को कि ये कोटा सिस्टम, बात हो रही है सिर्फ गवर्नमेंट के इदारों में नौकरियों की, सिविल सर्विसेज में कोटा सिस्टम था सिर्फ, और उसकी वजूहत मैंने बता दी, और उस पर किसी को कोई एतराज भी नहीं था। उसके बाद में याया खान ने ये किया, जब के मगरबी पाकिस्तान में जब ये मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ, तो उस वक्त क्या किया कि यहाँ पर कोटा सिस्टम नाफिज किया, और सिंध में क्योंकि वो पीपल्स पार्टी को बैक कर रही थी, आर्मी चाहती थी कि पीपल्स पार्टी आए, उस वक्त याया खान के काफी इन्फ्लुएंशियल था भुट्टो, तो उन्होंने यहाँ पर कोटा सिस्टम नाफिज किया, जो फिर 73 में उसको पार्लियामेंट ने उसको लीगलाइज कर दिया, पार्लियामेंट में वो मंशूर में आ गया, पाकिस्तान के आइन में आ गया। उसमें जो कोटा सिस्टम नाफिज हुआ, उसमें पंजाब में 50%, अच्छा ये अभी तक चल रहा है ये कोटा सिस्टम, सिंध रूरल और सिंध अर्बन बनाया गया पाकिस्तान। अब ये हैरानकुन बात ये थी कि पाकिस्तान के 4 सूबे 1 यूनिट तोड़ दिया गया बांग्लादेश के बनने के बाद, और 4 सूबे बना दिए गए। 4 सूबों में सिंध दही और सिंध रूरल नहीं रखा गया, सिंध को डिवाइड किया गया, सिंध रूरल और सिंध अर्बन। अच्छा, सिंध अर्बन में 3 शहर डाले गए सिर्फ, ये भी कोई तुकबंदी समझ में नहीं आती थी। वो 3 शहर जो थे वो कराची, हैदराबाद और सक्खर। और
सिंध रूरल का कोटा दिया गया 11.4%, 11.4%, पंजाब का 50% और सिंध रूरल का सिंध अर्बन का 7.6%, सिंध रूरल का 11% और जो सिंध अर्बन 3 शहर हैदराबाद, कराची और सक्खर, और अगर इनकी टोटल पॉपुलेशन देखें तो सिंध रूरल से ज्यादा बनती थी, उसको दिया 7.6%। और फिर खैबर पख्तूनख्वा को 11.5, बलूचिस्तान को 6%, गिलगित बल्तिस्तान और फाटा को 4% और आज़ाद जम्मू कश्मीर को 2%। वो फिर कराची, तो उसके बाद में जब कैपिटल यहाँ से चला गया इस्लामाबाद, तो फिर कराची को सिंध में शामिल कर दिया गया एज ए कैपिटल। तो ये बात भी याद रखें, यहाँ पर एक इससे भी मसला, क्योंकि आजकल कराची का भी मसला है, जो कोटा सिस्टम में का शिकार कराची सबसे ज्यादा हुआ है। तो कराची के साथ एक सबसे बड़ी हकतलफी ये हुई कराची के साथ या कराची वालों के साथ कि उसको कैपिटल तो मुंतकिल किया, जिस पर किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन दिए गए, इस्लामाबाद सिक्योर है, ये पोर्ट सिटी है, तो इसको यहाँ से लेके इस्लामाबाद में नया कैपिटल बनाया जाए, जिस पर कोई इसके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, सबने इससे एग्री किया। लेकिन ज्यादती ये की कि कराची का जो फेडरल स्टेटस था उसको खत्म करके सिंध के साथ मिला दिया गया और कराची का कोटा भी खत्म कर दिया गया, और 3 बड़े शहर कराची जो सिंध के थे, जिसमें 80% पॉपुलेशन जो थी वो महाजरों की थी, वो चला रहे थे, उनका कोटा 7.6% रखा। और जो बाकी जो इलाके थे, जो छोटे गांव थे या शहर थे, जिसमें लड़काना और बदीन, फिर खैरपुर, जो भी सिंध के इलाके थे इन 3 शहरों के अलावा, उसको 11%, 11.4% किया 1973 में, और ये 10 साल के लिए नाफिज किया था। 10 साल के बाद जब ज़िया-उल हक का दौर आया, भुट्टो का दौर चला गया, तो ज़िया-उल हक साहब ने भी सिंध को खुश करने के लिए, या सिंध के जो जागीरदार कम जो सियासतदान थे उनको खुश करने के लिए इसको कंटिन्यू किया 10 साल के लिए फिर अगेन। तो कोटा सिस्टम को ज़िया-उल हक ने फिर उसको आगे किया, उसको बढ़ाया 10 साल के लिए। उसके बाद में फिर नवाज शरीफ का दौर आया, फिर बेनज़ीर का दौर आया, और फिर परवेज मुशर्रफ का दौर आया। इन सब लोगों ने अपनी हुकूमतें कायम करने के लिए, और सिंध के जो सियासतदान हैं, जो वडेरे में हैं, सिंध के वडेरे भी हैं और सियासतदान भी हैं, उनको अपने साथ रखने के लिए इस एक जानिबदार, मुतासिब और एक नाइंसाफी पर मबनी कोटा सिस्टम को बहाल किया जाता रहा, और आज भी वो कोटा सिस्टम जो है वो नाफिज है। तो ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है। अच्छा, अब उसके असरात, क्योंकि ये आप देख लीजिए 1973 से ये कोटा सिस्टम शुरू हुआ, 70 से, बल्कि अब 2020 या 50 साल हो गए। 50 साल में इस कोटा सिस्टम से जो नुकसानात हुए हैं वो हमारे सबके सामने हैं। ये कोटा सिस्टम जो है पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है। कोटा सिस्टम जब नाफिज हुआ उस वक्त जो पाकिस्तान के आइन में एक जो मेरिट की बात थी, सबको बराबरी की बात थी, उसकी जो शिक थी, उसके खिलाफ ये कोटा सिस्टम था। फिर भी पाकिस्तान का एक हमारा अलमिया ये है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट से भी मंजूर हुआ। उसकी वजह यह है कि इसमें 50% जो कोटा है वो पंजाब का है। तो पंजाब के सियासतदानों के को तो कोई नुकसान नहीं था इससे। तो पाकिस्तान की किसी भी पार्टी ने, चाहे वो मजहबी जमात हो, चाहे वो सियासी जमात हो, उन्होंने इसको अपोज नहीं किया, और बगैर किसी होमवर्क के, बगैर कोई जस्टिफिकेशन के, बगैर कोई ऐसा वैलिड कोई आर्ग्यूमेंट या कोई शवाहिद जिसकी बेस बनती हो कि ये सिंध में जो कोटा सिस्टम है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही, इसका क्या जवाज है क्यों मेरिट के ऊपर। अच्छा, तो एक तो ये बात है। दूसरे मैं इस पे और भी बताता हूँ कि कोटा सिस्टम के नुकसान पे हम बाद में बात करेंगे। मैं थोड़ा सा आइन के हवाले से बताता हूँ कि पाकिस्तान के आइन में ये कोटा सिस्टम किस तरह से गैर इस्लामी है और गैर शरई है और गैर आइनी भी है। पाकिस्तान के जो आइन है उसमें ये कहा गया है आर्टिकल 27 में, हर पाकिस्तानी को बगैर रंग व नस्ल, जात या सुकूनत के सरकारी नौकरी में यकसा हुकूक मिलेंगे। ये आर्टिकल 7 है, जिसके होते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 73 में कोटा सिस्टम नाफिज किया,
और सिंध को डिवाइड किया। सबसे पहले सिंध को डिवाइड करने वाला जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही मशरक़ी पाकिस्तान को अलग करने में भी वो सबसे बड़ा वो अलग करने में उसका सबसे बड़ा किरदार था। और फिर उन्होंने ये सिंध में सिंध रूरल और सिंध अर्बन, बेसिकली तो ये कहा गया जब ये सिंध रूरल और सिंध अर्बन नाफिज किया गया कोटा सिस्टम, कि जी हम सिंध के दही इलाकों में जो लोग हैं अंडर प्रिविलेज, वहाँ पर आला तालीम के मौके नहीं है, वहाँ पर नौकरियाँ नहीं है, तो हम उनको कंपनसेट करने के लिए, उनको भी आगे लाने के लिए हम ये कोटा सिस्टम नाफिज कर रहे हैं। होना ये चाहिए था कि अगर किसी पाकिस्तान के इलाके में, अगर सिंध के देही इलाकों में, सिंध के छोटे शहरों में अगर स्कूल कम थे, कॉलेज कम थे, यूनिवर्सिटियाँ नहीं थी, जो हकीकत है, जो सही बात थी, तो वहाँ वो कायम करने चाहिए थे। आपने ये क्यों किया कि आपने जो हकदार हैं, जो पढ़े लिखे ज्यादा लोग हैं, जो इन 3 शहरों में बसते हैं, आपने उनका कोटा कम कर दिया, यानी कि पढ़े लिखों को आप नौकरी नहीं दे रहे, और ये आप उन लोगों को नौकरी देना चाहते हैं जिनकी काबिलियत नहीं है। एक तो ये हुआ। दूसरे फिर ये हुआ कि खाली नौकरियों की बात नहीं थी, ये फिर इसको फिर तालीमी इदारों में भी नाफिज किया गया, यूनिवर्सिटियों में लेके आया गया, कॉलेजों में लाया गया, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, यानी कि सिंध के शहरों के हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, सब में कोटा सिस्टम नाफिज किया गया, जो कि इवन उस कोटा सिस्टम में नहीं था कि हम ये प्रोफेशनल कॉलेजेस में, तालीमी इदारों में भी यही कोटा सिस्टम नाफिज करेंगे। तो ये जुल्म पिछले 50 साल में हुआ है। मैं आइन की बात कर रहा था, 27 मैंने आर्टिकल बताया, और उसके बाद में आप देखिए कि 27(1) जो आर्टिकल है, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी के साथ किसी शहरी के साथ जो किसी भी मुलाजमत पे, मेरिट पे पूरा आता हो, उसको बगैर किसी रंग, नस्ल, मजहब, जात, जिन्स, सुकूनत या मुकाम पैदाइश की बिना पर इम्तियाजी सुलूक उसके साथ नहीं किया जाएगा। ये मैं आसान करके बता रहा हूँ, ये आर्टिकल 27 है पाकिस्तान का, और मैं अगर चाहूँ तो उसको इंग्लिश में बता सकता हूँ। नो सिटीजन अदरवाइज क्वालिफाई फॉर अपॉइंटमेंट in the services of Pakistan shall be discriminated against the respect of any such appointment on the ground of race, religion, caste, sex, residence or place of birth। ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है 27(1). तो जब प्लेस ऑफ बर्थ इसमें है, तो फिर ये डोमिसाइल का सिस्टम कहाँ से शुरू किया? तो ये सारी चीजें, ये गैर आईनी चीज शुरू की गई और ये अभी तक जारी है। तो ये तो इसका एक आईनी पहलू है। अच्छा अतीक साहब, एक बात आपने अभी की कि लियाकत अली खान ने भी कोटा सिस्टम नाफिज किया था, और 1948 में फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 में, इनमें थोड़ा सा फर्क भी आपने बताया, लेकिन इसके लिए एक लिमिट थी ना कि भाई इस लिमिट के बाद, इस टाइम के बाद इसे खत्म कर दिया जाएगा। जब भी ये नाफिज किया गया, इस पर टाइम लिमिट रखी गई। 10 साल के लिए नाफिज किया था भुट्टो ने, और उसको बगैर चूं चरा करे ज़िया-उल-हक साहब ने फौजी हुकूमत में बढ़ा दिया। जैसे मैंने कहा, देखें बात ये होती है कि जब हुक्मरान, चाहे वो फौजी हो चाहे वो सियासतदान हो, उनका मकसद जब ये हो कि हमने अपनी गवर्नमेंट को कैसे मजबूत करना है, हमने किनको फायदे पहुंचाने हैं, कैसे हमने किन सियासतदानों को हमने अपने साथ रखना है, और वो फिर इंसाफ, मेरिट और इसको अगर इसको कुर्बान कर दें अपनी सियासत को, अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए, तो मुल्क में फिर नाइंसाफियां होती हैं, और ये हुई हैं। तो बेसिकली कोटा सिस्टम को आगे बढ़ाने का, उसको उसकी म्याद में इजाफा करने का जो ये किया गया, और वो हर हुकूमत में हुआ है। उसकी वजह यह है कि जो कोटा सिस्टम से रियली इफेक्ट हो रहे थे वो थे महाजिर, जो सिंध के 3 शहरों में रहते हैं, और उनकी अगर सारी सीटें भी आ जाएं तो उनकी सीटें इतनी नहीं है, वो कोई अपना बिल पास नहीं करा सकते। कोटा सिस्टम के खिलाफ कोई पार्टी, जब ये 73 में भुट्टो साहब ने नाफिज किया, तो अनफॉर्चुनेटली किसी जमात ने मुखालफत नहीं की। कुछ लोगों ने स्पीचेस तो की, लेकिन कोटा सिस्टम को सब ने उस वक्त
मंजूर किया और उसको पाकिस्तान का कानून बना दिया गया। और हर दफा जब कोटा सिस्टम की मियाद पूरी हुई, पहले 10 साल की पूरी हुई तो फिर 10 साल के लिए बढ़ा दिया, ज़िया-उल-हक साहब ने फिर 10 साल के लिए बढ़ा दिया, फिर ये पीपी के दौर में 20 साल के लिए बढ़ा दिया, फिर मुशर्रफ के दौर में बढ़ा दिया गया। उसकी वजह यह है कि क्योंकि पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट है उसमें जो नुमाइंदे हैं वो सिंध और पंजाब और चारों सूबों के वो हैं वडेरे, जागीरदार और कबायली सरदार, और वही पार्लियामेंट में आते हैं। उन्होंने कोटा सिस्टम को एज ए टूल यूज किया अपने जो वोटर बनाने के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए। और फिर डोमिसाइल का सिलसिला शुरू किया, जो भुट्टो साहब ने इंट्रोड्यूस किया कि भाई एक डोमिसाइल होगा, जो जिस इलाके का होगा उसको साबित करना पड़ेगा कि वो किस इलाके का है। अब यह है कि क्योंकि पाकिस्तान में नए लोग आए, जब आप कोटा सिस्टम लगाएंगे, आप जो अहल जो लोग हैं मेरिट के ऊपर नहीं लेंगे, तो करप्ट लोगों को जब आप, जो इनएफिशिएंट लोगों को जब आप हुकूमत में लाएंगे, गवर्नमेंट में लाएंगे, तो वो क्या काम करेंगे? वो फिर करप्शन फैलाएंगे, और करप्शन फैलाई गई। अब इस कोटा सिस्टम की वजह से जो सिंध में आप देखते हैं कि यहाँ पर एक करप्ट निज़ाम है, पूरा तबाह हो गया है पूरा निज़ाम, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे वहाँ पर के इलेक्ट्रिक हो, या बाबडा हो, या ये वाटर एंड बोर्ड हो, जो भी इदारे हैं वहां पर सारे नाअहल लोग किस तरह आए? ये कोटा सिस्टम की पैदावार है। जब आप एक मिसाल 33% किसी स्टूडेंट का इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज का किसी गांव का उसको एडमिशन मिल जाता है, और कराची के किसी स्टूडेंट को 70% लाने के बावजूद भी एडमिशन नहीं मिलता है क्योंकि उनकी सीटें कम हैं, तो फिर यही होगा। तो फिर पिछले 50 साल में 1973 से सिलोली जो काबिल लोग थे, उनको, जो काबिल स्टूडेंट थे पहले वहां से शुरू करते हैं, उनको दाखिले नहीं मिले। उनमें से मेजोरिटी मजबूर होकर पाकिस्तान से बाहर चली गई, क्योंकि जो काबिल उन्होंने मेहनत की और वो बाहर चले गए, ये उन्होंने रास्ता निकाला। तो आप देखें कि कराची, हैदराबाद, सक्खर शहरी इलाकों के जो तालीम जो स्टूडेंट्स थे, जो पढ़ने वाले आला तालीम याफ्ता, वो मेजोरिटी बाहर चली गई। उनको बाहर उन्होंने अपना फ्यूचर बनाने के लिए, और वो बाहर बड़े कामयाबी से मुख्तलिफ जगहों पे लगे हुए हैं। फिर जो कचरा था वो बच गया, जो 3rd डिवीजन लेकर आए थे। मैं इसकी मिसाल और दूं, पाकिस्तान में एक चीफ जस्टिस साहब थे, इफ्तिखार चौधरी साहब, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान में जनाब वो वकला ने तहरीक चलाई और मुशर्रफ के खिलाफ और उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। उनका अपना बेटा अरसलान चौधरी, जिसका HSC में C ग्रेड था, उसको बोलान यूनिवर्सिटी में चीफ मिनिस्टर के कोटे के ऊपर एडमिशन दिया गया। 5 साल का कोर्स होता है, 7 साल लग जाते हैं उसमें, फिर 2 साल उसकी प्रैक्टिस भी होती है। उन साहब ने 5 साल में अपनी डिग्री पूरी की, जैसे भी पढ़ाई होती है सबको पता है, और उसके बाद में उनको हेल्थ ऑफिसर बना दिया गया, जिसने कोई प्रैक्टिस ही नहीं की। ये तो हमारे जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं, ये उन्होंने अपने बेटे के साथ, बेटे को इस तरह फायदा पहुंचाया कोटा सिस्टम से। फिर इफ्तिखार चौधरी का ताल्लुक पंजाब से था, लेकिन वो जब जज बने और उनका ताल्लुक पंजाब से था, डोमिसाइल उनके पास कोयटा का था, डिग्री उन्होंने सिंध यूनिवर्सिटी से ली 3rd डिवीजन में, और उसके बाद में वो सेशन जज लगे, फिर हाई कोर्ट के जज लगे, और वो चीफ जस्टिस लगे, और पूरा पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान की वकला तंजीम ने मूवमेंट चलाई उसको बहाल करने के लिए, और वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने, उनके फेवर में चलाई थी। जी हाँ। तो हमारे मुल्क की तारीख और हमारे मुल्क का इंसाफ देखिए ना आप, ये कि हमारे मुल्क का एक चीफ जस्टिस कोटा सिस्टम के ऊपर आता है, इंडक्ट होता है जुडिशरी में। पहले वो नीचे लेवल पे जज बनता है, फिर उसके प्रमोशन होते हैं, और फिर वो चीफ जस्टिस बन जाता है, और फिर वही काम वो अपने बेटे के साथ करता है। उसका बेटा 3rd डिवीजन में पास होता है, और वो कोयटा का डोमिसाइल लेकर वो चीफ मिनिस्टर के कोटे के ऊपर मेडिकल कॉलेज में चला जाता है। और ये काम भुट्टो साहब ने, असल में पाकिस्तान को तबाह करने में जो सबसे बड़ा किरदार है वो जुल्फिकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी है। और ये एक ग्राउंड रियलिटीज हैं, प्रूफ हैं। मतलब सारी रात बात हो सकती है, जो जो जुल्म किए हैं भुट्टो साहब ने, उन्होंने फिर कोटा सिस्टम को लेके तो किए ही हैं, लेकिन वैसे भी जो इस्लाहात हैं वो आज का टॉपिक नहीं, हम फिर बात करेंगे। जी ये
साल में एक पूरी नस्ल, बल्कि 2 नस्ल अब लगा लें, उनमें जो पढ़े लिखा तबका था उनको रोका गया, उनको दीवार से लगाया गया, और ये एक प्लानिंग के साथ हुआ है। सिंध में सिंध के जो वडेरे हैं, सिंध के जो जागीरदार हैं, वही सिंध के सियासतदान हैं, और उनमें ज्यादा तादाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। तो पीपल्स पार्टी ने अपनी मैंडेट को बरकरार रखने के लिए कोटा सिस्टम को इस्तेमाल किया। सिंध के दही इलाकों के लोगों को कोटा सिस्टम की बेस पर मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, इनमें पहुंचा दिया। उनमें काबिलियत नहीं थी, उन्होंने फिर वहां पर कॉपी, और वहाँ सिंध में देख लें, अभी भी न्यूज आती है आजकल भी कि सबसे ज्यादा जो कॉपी होती है वो खुलेआम वो सिंध के तालीमी इदारों में होती है, इसलिए कि वहाँ जो टीचर हैं वो भी कोटा सिस्टम की पैदावार हैं। पूरी तालीम का खाना खराब हो गया इस कोटा सिस्टम से, किसी को फायदा नहीं हुआ। उसके बाद जो रीजन था कोटा सिस्टम का, कि कोटा सिस्टम इसलिए ये सिंध दही और सिंध शहरी में तकसीम किया जा रहा है सिंध को, ताकि सिंध के दही जो इलाके हैं उनमें जो लोग अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जिनको तालीम की सहूलियात में असर नहीं है, जिनको नौकरियां नहीं मिलती हैं, उनको हम उनका कोटा रखें। तो वो जब आएंगे, और अब आप जाकर देख लें क्या हाल है आज। अच्छा, आप देखिए जी। आई थिंक मैं एक सवाल इस पे ये है कि चले अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए कोटा सिस्टम नाफिज किया था, और ये अपनी जो इसकी मुद्दत उन लोगों ने तय की थी उसके मुताबिक अगर ये खत्म हो जाता तो इसमें कोई हर्ज नहीं था मेरे ख्याल में। नहीं, खत्म कैसे होता? देखिए ना, पाकिस्तान जिन हाथों में है, पाकिस्तान आज जिन हाथों में है, पिछले 50 साल में वो लोग हैं जो इनकॉम्पिटेंट हैं, वो कोटा सिस्टम की बेस पे सिंध में नौकरियां हासिल करके बैठे हुए हैं। आज वो कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर हो, और जनाब पुलिस का ऑफिसर्स हो, जज हो, पूरी इंतजामिया, सेक्रेटरीट में चले जाएं आप, सेक्रेटरीट 1, 2, 3, 4 जितने भी उनके सेक्शन है उसमें चले जाएं आप, 99% वहां सिंधी आपको मिलेंगे, महाजिर नहीं मिलेगा। क्यों? इसका कोई जवाब नहीं है। और इससे तो ये भी हुआ ना अतीकुल हसन साहब के जो लोग हकदार थे कोटा सिस्टम के, जिनके लिए ये नाफिज किया था, उन्हें तो फायदा ही नहीं हुआ। नहीं, उनको भी नहीं हुआ फायदा, क्योंकि देखिए नाइंसाफी तासुब का सिस्टम दुनिया में कहीं भी नहीं कामयाब होता है, और ना उससे तरक्की होती है, उससे जवाल आता है, उससे तबाहकारियां होती हैं। हमने बांग्लादेश खो दिया, उसकी वजूहत भी नाइंसाफी थी, उनको गवर्नमेंट नहीं दे, वो भी तो ये हुआ ना, मेजॉरिटी बंगालियों की थी, उनको गवर्नमेंट देने को तैयार नहीं थे। यही बात है ना, यही कोटा सिस्टम है कि जो शहरों के लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको आप नौकरी देने को तैयार नहीं है। उनके उन तुलबा को जो होनहार तालिब इल्म है, जो आला नंबर लेके आते हैं, उनको आप आला तालीमी इदारों में दाखिले देने को तैयार नहीं है। तो फिर आप एक बदगुमान और एक बागी किस्म के पैदा कर रहे हैं ना आप ये 1972 में लिसानी पहले सिंध में चक्कर चलाया गया, लिसानी झगड़े हुए, सिंधी जबान को कौमी जबान, सूबाई जबान बनाने की एक मुहिम चलाई गई, और वो भी एक शोषा छोड़ा गया, सिंधी माजरे के झगड़े हुए, और फिर कोटा सिस्टम नाफिज हुआ तो उससे लोगों को दाखिले नहीं मिले। मैं ये बातें करता हूँ पिछले 30-35 साल से, क्योंकि मैं खुद इसका शिकार रहा हूँ। मैं सिंध के तालीमी इदारों में मैंने तालीम हासिल की है, हैदराबाद से मेरा ताल्लुक है, यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूँ, और मैं कई दफा इस बात पे पिटा हूँ कि मैं उर्दू बोलता हूँ, और फिर मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला नहीं मिला, क्योंकि बहुत लंबी दास्तान है इस कोटा सिस्टम की, जो इसकी सूरत, इसकी जो शक्ल है। हैदराबाद में था इंजीनियरिंग कॉलेज, उस इंजीनियरिंग कॉलेज को भुट्टो साहब ने हैदराबाद से उठा के, जामशोरो में था, उसको उठा के नवाबशाह ले गए। अगर आपने नवाबशाह के लोगों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज की सहूलियात देनी थी, तो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाते थे एक और वहां हैदराबाद में। आपने हैदराबाद शहर, जो एक बड़ा शहर था, नंबर 2 शहर है पाकिस्तान का, वहां से इंजीनियरिंग कॉलेज को उठा के नवाबशाह ले जाया गया। वहां पर उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा देके मेहरान यूनिवर्सिटी बनाई गई, और ताकि वहां पर सिंध के, हैदराबाद के जो महाजिर जो शहर के जो हैं, वो वहां तालीम हासिल नहीं कर सकें। मैंने 1974 में HSC की, और मैं अपना फॉर्म एडमिशन के लिए
नवाबशाह गया अपने 3 दोस्तों के साथ। ये मेरे साथ हुआ है, मैं किसी और की मिसाल आपको क्या दूं। मैं वहां गया और वहां फॉर्म ले रहा था, मैं बात कर रहा था उर्दू में, तो मुझे चंद नौजवान आके घेर लिया और वो पहले तो वो फॉर्म मुझे दे नहीं रहे थे, मुझसे सवाल कर रहे थे कि आप कहाँ से आए हैं, आप कौन है, क्या है। फिर कुछ लड़के आ गए, उन्होंने हमसे सवाल शुरू कर दिया और फिर जब उन्होंने जवाब दिया उर्दू में तो मारना शुरू कर दिया और हमारे कपड़े वपड़े भी उन्होंने सब उन्होंने तलाश किए और पैसे छीन लिया, हमारे पर्स वर्स छीन लिया सारा और मारा बहुत। हम बड़ी मुश्किल से जान बचा के नेशनल हाईवे तक पहुंचे और बस में बैठ के घर आए और हमें मारा बुरा, हमारी गाड़ियां वाड़ियां उतार ली कि यहाँ से भागो। तो ये बाकायदा तौर पे एक सिंधु देश के और पीपल्स पार्टी के वहां पर इस तरह के नौजवानों को वहां तैयार किया जाता है कि वहां पर आप ये कोटा सिस्टम से, ये ऑन द टॉप ऑफ कोटा सिस्टम चीजें हैं ये, कि अगर कोटा सिस्टम होने के बावजूद भी अगर कुछ लोगों को दाखिले मिलते हैं तो उनको पढ़ने नहीं दिया जाता। जी आप देखें हैदराबाद यूनिवर्सिटी का आज भी मसला चल रहा है। इस गवर्नमेंट ने कहा था, इमरान खान ने किया था कि हैदराबाद में हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो भी इमरान खान चुप बैठे में। क्यों? कि यही सिंध के बडेरे, यही पीपल्स पार्टी नहीं बनने देती। जुल्म की बात है कि पंजाब में, केपीके में, बलूचिस्तान में इवन कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई तालीमी इदारा बनाने का, हैदराबाद में नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वहाँ महाजिर हैं। कराची में कोई वहां पर भी कोटा सिस्टम लगाया हुआ है। कराची में कोटा सिस्टम होने की वजह से जो कराची के स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के और इंजीनियरिंग के, उनको दाखिले नहीं मिलते हैं और गांवों के लोगों को मिल जाते हैं, शहरों जो देहात के लोग हैं। और फिर वो क्योंकि वो काबिल नहीं होते, वो पढ़ाई नहीं करते, फिर वो गन रख के वहां चीटिंग करके पास होते हैं। तो फिर एक जाहिल तबका जो है, जो एक इनएफिशिएंट लोग हैं, वही फिर प्रोफेशनल जॉब्स में जा रहे हैं, वही एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, वही जुडिशरी में जा रहे हैं। तो सिंध जो है उसमें इस वक्त जो करप्शन है, सिंध में इस वक्त जो इस्तेसाली है, सिंध में जो हर आदमी परेशान है, वो इस वजह से है, चाहे सिंधी हो, चाहे महाजिर हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे पठान हो, कोई भी जबान बोलने वाला हो, जो भी सिंध में आज लोग हैं वो क्यों बुरे हाल में है, क्यों उनका इस्तेसाल हो रहा है, क्यों वहां पर करप्शन है, क्यों वहां पर कोई इदारा सही तौर पे नहीं चल रहा, उसकी वजह है कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम जैसे मैंने बताया कि आइन के खिलाफ है, पहली बात तो ये, फिर भी उसको नाफिज किया गया। उसके बाद 2014 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने और फिर पाकिस्तान की जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल है, उसने कोटा सिस्टम को गैर शरई करार दिया है 2014 में। जी अतीकुल हसन साहब, मेरा यही सवाल था, क्या ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत पाकिस्तान की वफाकी शरई अदालत ने इसे गैर शरई करार दिया? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर इसे अदालत ने गैर शरई करार दे दिया था तो इस पे अमल क्यों ना हो सका? आप देखें ना, जब आपके ऐवानों में चोर, नाहल और उसी कोटा सिस्टम के बेनिफिशियरीज बैठे होंगे, मैंने आपको इफ्तिखार चौधरी की मिसाल दी, मैंने आपको उसके बेटे की मिसाल दी, मैं आपको बताऊं इस वक्त जो सिंध के मिनिस्टर्स बने हुए हैं, इस वक्त जो सिंध के सियासतदान हैं, ये सब कोटा सिस्टम की पैदावार हैं। ये लोग मेरिट पर नहीं आए हैं। ये जितने डॉक्टर अपने नाम के आगे लिखते हैं, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, डॉक्टर मिर्जा और डॉक्टर फलाना, डॉक्टर फलाना, ये सारे लोग ये कोटे सिस्टम के ऊपर 3rd डिवीजन में पास होकर ये मेडिकल कॉलेज में गए हुए हैं। और ये मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद डॉक्टरी भी इन्होंने गन रखकर चीटिंग करके की, उसके बाद में की भी नहीं प्रैक्टिस, क्योंकि वो काबिलियत तो है नहीं, फिर सियासत में आके बदमाशी करते हैं। तो आप देखें ना कि और फिर जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए, इवन इमरान खान साहब ने इलेक्शन कैंपेन में बड़ी बातें की कि कराची वाले पढ़ी लिखी कौम है, कराची वाले तहजीब याफ्ता लोग हैं, कराची में यूं है, कराची वाले यूं है, मैं आऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा। और ये बात साबित हो गई कि इमरान खान भी कुछ नहीं कर सका इन वडेरों के आगे। उसने भी अपनी हुकूमत बचाने के लिए, अपनी हुकूमत चलाने के लिए वो फिर पीपल्स पार्टी के साथ जाके बैठते हैं। अभी की लेटेस्ट न्यूज में आपको बताऊं कि अब जनाब बड़ी एक डेवलपमेंट हुई। क्या हुई कि जी अब तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम बैठेंगे और कराची के लिए सोचेंगे। क्या सोचना है अपने कराची के लिए? कराची का एडमिनिस्ट्रेटर, आपने नई न्यूज देखी होगी, कराची का एडमिनिस्ट्रेटर लाड़काना से एक ऑफिसर को लाके कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता है। तो कराची की 2.5-3 करोड़ आबादी है, चाहे कोई भी जबान बोलने वाला हो, कराची में काबिल लोग हैं जी। क्या कराची में आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं मिलता? तो देखें,
जब तक के हमारे मुल्क में, अच्छा अब लोग ये क्यों बहाल हो जाता है, आपने दोबारा में थोड़ा सा इसमें और ऐड कर दूं कि बदकिस्मती ये है, कोटा सिस्टम के खिलाफ पंजाब को खड़ा होना चाहिए था, पंजाब के सियासतदानों को खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि ये सारा पाकिस्तान है, सिंध कोई दूसरा मुल्क का हिस्सा नहीं है, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है जी। तो पंजाब ने कभी भी कोटा सिस्टम की, ना पंजाब के लीडरों ने बात नहीं की कि ये सिंध में आपने जो सिंध दही और सिंध शहरी कोटा लगाया हुआ है ये गलत है। और अगर पंजाब के सियासतदान, अगर पंजाब के पार्लियामेंटेरियन चाहते तो कोटा सिस्टम मजीद बढ़ता नहीं, लेकिन चाहे फौजी गवर्नमेंट हो चाहे सिविल गवर्नमेंट हो, पंजाब का क्योंकि 50% कोटा है वो एंजॉय कर रहा है जी। अब जब ये इस तरह से सोचा जाएगा जी। कि अपनी अपनी देखी जाएगी कि जी हमारा तो काम चल रहा है जी। तो फिर अब ये जो लोग सवाल करते हैं ना, जब मैं ये कोटा सिस्टम पे बात करता हूँ, मैं तो इसलिए बात करता हूँ कि मैं उसका विक्टिम हूँ, मैं उस तबके से ताल्लुक रखता हूँ कि मेरे जैसे लाखों नौजवान इस कोटा सिस्टम से जो है वो विक्टिमाइज हुए हैं, तो हम तो इसलिए बात करते हैं। लेकिन जब हम ये बात करते हैं तो फिर कमेंट जब आते हैं उन लोगों के आते हैं जो जिनका ताल्लुक सिंध के शहरी इलाकों से नहीं है, सिंध से नहीं है और उनको पता नहीं है, फिर वो एक आम फहम बात करते हैं कि जी ये महाजिर क्यों बने हुए हैं। भाई देखें, पाकिस्तान के कानून में है, मैंने भी पढ़ के सुनाया कि पाकिस्तान में हर एक को आज़ादी है कि वो अपने कल्चर की, अपने ज़बान की और अपने रस्म रिवाज की प्रमोशन करे, और पाकिस्तान में सबको एक इंसाफ के साथ मेरिट के ऊपर पाकिस्तान में सबको जो भी मराहत है वो दी जाएंगी, तालीमी इदारों में भी और नौकरियों में भी। तो फिर ये बात करनी कि ये महाजिर तो उनको इसलिए बने हुए हैं कि जब कोई अपने आप को कहता है कि मैं सिंधी हूँ, जब लोग कहते हैं मैं पंजाबी हूँ, जब लोग कहते हैं मैं सराइकी हूँ, मैं बलोची हूँ, तो फिर महाजिर जो हैं जो सिंध आए, जो पाकिस्तान आए थे हिजरत करके, जिनके माँ बाप, वो क्या कहें अपने आप को, वो अपने आप को कहते हैं कि हम महाजिर हैं। लेकिन ये गलत है, ना हमें सिंधी बनना चाहिए, ना हमें पठान कहना चाहिए, ना हमें सराइकी कहना चाहिए, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं। तो अगर पाकिस्तानी बन के सोचेंगे और पाकिस्तानी बन के कानून बनाएंगे मेरिट के ऊपर, तो ये मसला खत्म हो जाएगा। तो यही मेरा अतीकुल अंसा साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आपके ख्याल में इसका हल क्या है जिससे तमाम तबकों को इंसाफ मिले और बराबरी के साथ बुनियादी हुकूक मिले, क्या पैगाम है? देखिए अभी 14 फरवरी 2020 में पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ, सेनेट कायमा कमेटी का, कायमा कमेटी बराए इंसाफ व कानून। उन्होंने सिफारिशात पेश की, मेरे पास की कॉपी भी है, और उसके जो चेयरमैन थे जावेद अब्बासी उस वक्त, तो उनके सरबराही में इजलास हुआ, और उस इजलास में ये रज़ा रब्बानी जो चुटिया बांध के आता है और अपने आप को बहुत काबिल बात करता है, समझता है, इसने ये पीपल्स पार्टी में इसने कहा कि कोटा सिस्टम को मजीद 60 साल बढ़ा दिया जाए। मतलब आप बेगैरती और जुल्म की इंतहा देखिए कि एक ये अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं कि इनके पास कोई इंसाफ नहीं है 60 साल के लिए, जिसके ऊपर कायमा कमेटी ने एतराज किया। और चेयरमैन जो जावेद अब्बासी ने कहा, उन्होंने कहा कि ये एक इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके खिलाफ फैसला दिया है, और जो आपकी शरई अदालत है, नजरियाती काउंसिल, उसने भी खिलाफ दिया है, लिहाजा कोटा सिस्टम को खत्म होना चाहिए। ये कायमा कमेटी ने कोटा सिस्टम की एक्सटेंशन को मुस्तरद किया, और ये कायमा कमेटी ने फैसला दिया कि कोटा सिस्टम अब खत्म होना चाहिए, ये बहुत हो गया, पिछले 50 साल से ये नाफिज है, इसका नुकसान हुआ है। कोटा सिस्टम से ना सिंधियों को फायदा हुआ है, ना सिंध के गांवों में रहने वालों को फायदा हुआ है। कोटा सिस्टम से महाजरों के लिए तो खिलाफ बनाया गया था, कोटा सिस्टम से किसी भी तबके को, किसी भी लिसानी तबके को, किसी भी सूबाई तबके को, किसी को फायदा नहीं हुआ, ना शहरी तबके को, ना दही तबके को। सिर्फ फायदा किसको हुआ है? पीपुल्स पार्टी के वर्कर्स को, पीपुल्स पार्टी के जागीरदारों को, पीपुल्स पार्टी के वडेरों को, या फिर सिंधु देश के लोगों को, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि ये कोटा सिस्टम बरकरार रहे, ताकि पढ़ा लिखा तबका जो शहरों में रहता है, जो अमन पसंद तबका है, जो डेमोक्रेसी चाहता है, और सही मायनों में अगर ये कोटा सिस्टम खत्म हो गया तो ये हमारी जो हुकूमत है, तो ये वडेरों की, ये खत्म हो जाएगी। इसलिए उसको पीपुल्स पार्टी ने एक हथकंडा बनाया हुआ है, और वो इसलिए उसको डिफेंड करते हैं।
तो इसका हल यही है कि जब तक ये कोटा सिस्टम खत्म नहीं होगा, सिंध के हालात सही नहीं होंगे, सिंध तरक्की नहीं करेगा और सिंध में किसी को भी इसका कोई फायदा नहीं है। ये इसका हल है कि इसको खत्म होना चाहिए। और कराची का जो मसला है, हम इस पे फिर अगले किसी प्रोग्राम में बात करेंगे कराची के मसले पे, वो भी इनडायरेक्टली लिंक कोटा सिस्टम से ही है, क्योंकि कराची एक वाहिद शहर है, दुनिया का मेरे ख्याल है वाहिद शहर होगा कि जहाँ कुछ जिसको चलाने वाले उस शहर के ही नहीं है। बिल्कुल हैरानगी की बात है। ये दुनिया का वाहिद शहर है ये। और फिर पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, इस पे कोई आवाज नहीं उठाई जाती, क्योंकि वो सोचते हैं कि जी हमारा, उनको तो बल्कि इसमें दिलचस्पी भी नहीं लेते। मैं जब कमेंट देखता हूँ बहुत से लोगों के जिनका ताल्लुक सिंध से नहीं है, वो बातें करते हैं एलिमेंट्री कि जी अरे भाई, अगर कोई अपने आप को महाजिर कह रहा है, कोई अपने आप को पंजाबी कह रहा है, कोई अपने को सिंधी कह रहा है, तो कहता रहे हैं तो सब पाकिस्तानी ना। जी हम बात कर रहे हैं कि कोटा सिस्टम खत्म करो, आप कह रहे हैं कि अपने आप को महाजिर क्यों बने हुए हैं आप। मतलब देखें ना, हमारे लोगों को भी सही हालात से इन लीडरों ने अवेयर नहीं किया, सही हालात का पता नहीं है। फिर दूसरे सूबों के लोगों ने कभी कोशिश नहीं की कि वो इस मसले के ऊपर बात करें, ऑन बोर्ड लेकर आए सबको, इसको हल करें। अल्ताफ हुसैन ने 1973 में जो एक महाजिर मूवमेंट चलाई और महाजनों के इशू को ऊपर लेकर आया, वो इशू जो अल्ताफ हुसैन लेकर आया था एमक्यूएम के थ्रू, वो इशू तो बिल्कुल सही थे, कोटा सिस्टम के खिलाफ थे जी, जो खत्म किया। लेकिन अल्ताफ हुसैन को फिर इसी पीपुल्स पार्टी ने खरीदा और अल्ताफ हुसैन ने इन्हीं वडेरों के लिए, यही सिंधु देश के लोगों के लिए, मुमताज भुट्टो के लिए, पीपुल्स पार्टी के लिए काम किया जी। और आप देखिए कि बल्कि जो इश्यूज थे महाजनों के, वो अल्ताफ हुसैन ने कैश किए और पीपुल्स पार्टी ने अल्ताफ हुसैन को भी खरीद लिया और फिर वो जाके एंटी पाकिस्तान एलिमेंट के हाथों में बैठ गया जाके। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये सारे लिंक हैं, ये सब लोग पीपुल्स पार्टी के बटेरे हों, चाहे सिंधु देश के लीडर हों, एक्टिविस्ट हों, ये सारे एंटी पाकिस्तान एलिमेंट है। ये चाहते हैं कि ये मसले रहें। सिंध में एक तबका है महाजिर और उसके अलावा जो दूसरे सूबों से आए हुए हैं, पंजाब से, जो जिसकी वजह से सिंध बरकरार है, वरना वहां तो एंटी पाकिस्तान तहरीकें चलती हैं, पाकिस्तान के झंडे जला जाते हैं। मैंने खुद देखे हैं सिंध यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान डे के ऊपर पाकिस्तान के झंडे जलाते हैं जी। तो इसके ऊपर और फिर हमारे फौजी भी खामोश रहते हैं इस पे, क्योंकि वो समझते हैं कि इससे और हालात खराब हो जाएंगे। यही चीजें बांग्लादेश में हुई थी, खामोशी, और फिर एक दिन आया कि हिंदुस्तान ने बंगालियों का साथ दिया और फिर बांग्लादेश बन गया। तो पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए फौरी तौर पे इस पर गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इस पे, अगर पाकिस्तान को कायम रखना है, पाकिस्तान को मुत्तहिद रखना है, और तो इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान में मेरिट सिस्टम नाफिज किया जाए। जी। देखें, जो महाजिर है वो ये नहीं कहते कि जी हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए क्योंकि हमने पाकिस्तान बनाया है, हमारे माँ बाप ने कुर्बानियां दी हैं जो सही हैं, 20-30 लाख लोग मारे गए। वो तो ये कहते हैं कि मेरिट सिस्टम रखो। जी। आपने आज तक 70 साल हो गए हैदराबाद में, आप देखें सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, 40-50 लाख की आबादी है, वहां कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनने देते जी। और पूरा पाकिस्तान उस पर खामोशी से बैठ के देखता है क्योंकि उनका मसला नहीं है। तो इन सब नाइंसाफियों की तरफ गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। अतीकुल हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है और काफ़ी गुफ्तगू हो सकती है इस पर। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, जैसा कि अतीकुल हसन साहब ने अपनी तफसीली गुफ्तगू में निशानदही की कि कोटा सिस्टम भी दीगर इज्तिमाई नाइंसाफियों के साथ मुआशरे के चंद बड़े बुनियादी मसाइल में से एक है। और मैं ये नाजरीन में खास करके हमारी जो नई नस्ल है, जो नौजवान तबका है पाकिस्तानी, चाहे वो किसी सूबे में रहते हो, खास करके जो दूसरे सूबों में रहते हैं, जो पंजाब में रहते हैं, मैं उनसे खास तौर पे ये अपील करता हूँ कि इसको समझने की कोशिश करें। मैं पंजाब बड़ा सूबा है, उनके लोगों से अपील करता हूँ कि इस नाइंसाफ तासुबाना सिस्टम के खिलाफ, जो गैर शरई है, गैर इस्लामी है और गैर आईनी है पाकिस्तान के, इसके खिलाफ खड़े हों अगर पाकिस्तान बचाना है। क्योंकि पाकिस्तान के एंटी पाकिस्तान एलिमेंट जो हैं, पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, वो चाहते हैं कि ये चीज़ें रहें और ताकि मुहिब्बे वतन तबका
मुहिब वतन तबका जो है उसको पाकिस्तान के खिलाफ किया जाए, और इस पर काम होता रहा है। अल्ताफ हुसैन को भी यूज किया गया और एक वक्त आया कि अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। जी जी। तो इस चीज को रोकने का एक ही इलाज है कि पाकिस्तान में ये गैर मुनसिफाना जो निज़ाम है इसको फौरी तौर पर खत्म किया जाए। पाकिस्तान में मेरिट सिस्टम नाफिज किया जाए। पाकिस्तान में इसको खत्म करने का तरीका सिंध में यही है कि पाकिस्तान में सिंध का जो इंतजामी निज़ाम है उसको रिफॉर्म की जरूरत है। सिंध में बहुत सारे सूबों की जरूरत है। सिंध में ये जो वडेराना सिस्टम है इसको खत्म करने की जरूरत है और मेरिट की जरूरत है। पूरे पाकिस्तान में मेरिट सिस्टम होना चाहिए तालीमी इदारों में। पूरे पाकिस्तान में नौकरियों में मेरिट सिस्टम होना चाहिए। और जिन इलाकों में जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अंडर डेवलप्ड इलाके हैं, जहाँ पर की तालीम की सहूलियात नहीं है, जहाँ पर आला प्रोफेशनल इदारे नहीं है, वहाँ पर वो बनाने चाहिए। लेकिन ये ना करें कि आप जो शहरों में उनको उठा के आप गांवों में ले जाएं या उनके ऊपर कोटा लगा के आप उनको तालीम हासिल ना करने दें। ये गलत सिस्टम है। इस पे सबको ध्यान देना पड़ेगा, वरना मैं आपको बताऊं कि हालात और खराब होंगे। जी, तो इसे एड्रेस करना बहुत जरूरी है। हमारे हुक्मरानों, सियासतदानों, मुनसिफों और जिम्मेदारों को एक ना एक दिन इस बात का एहसास होगा, क्योंकि नाइंसाफी व तफरीक माशरे के लिए एक दीमक की तरह है। अगर दीमक का इलाज ना किया जाए तो यह आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खोखला कर देती है। अल्लाह करे कि जिम्मेदारों को माशरे की इस तरह की नाइंसाफियों का जल्द अज जल्द एहसास हो जाए और हर एक को बिला तफरीक इंसाफ मिले। अल्लाह करे। बहुत शुक्रिया नाजरीन। आज के प्रोग्राम का इख्तिताम हम इस शेर पर करते हैं। बोलबाला होगा जब इंसाफ का वतन में, बोलबाला होगा जब इंसाफ का वतन में, मिट जाएगा सियासत और तफरीक का तमाशा। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब अतीकुल हसन और अपने मेज़बान अख्तर अली मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।